एलाइड सेक्टर में देखिए क्या क्या आएगा, डेयरी उद्योग आएगा, फिशिंग इंडस्ट्री जितनी होती है, मतलब मत्स्य पालन वाली इंडस्ट्री जो होती है वो आएंगी, और कुछ हॉर्टिकल्चर जैसे पेड़ पौधे, ज़्यादातर एलाइड सेक्टर में जानवर ही आते हैं, मतलब कि पशुपालन से रिलेटेड ही आते हैं। कहीं ऊँट पाले जाते हैं, कहीं गाय भैंस पाली जाती हैं, और कहीं पे भेड़ बकरियां भी पाली जाती हैं। तो जब भी एक्चुअली में उसके रिलेटेड एक पैरेलल उद्योग डेवलप होता है जहाँ पे जो दुधारू पशु होते हैं वो डेयरी उद्योग का, ठीक, डेयरी उद्योग का पशुपालन। अब देख लीजिए इसमें एक्चुअली में हर साल पशुधन गणना रिपोर्ट होती है, हर साल नहीं, हर 5 साल पे, ठीक है। अब की बात 2019-20 में पशुधन गणना वर्ष आया है, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट आई है, 20वीं, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली में पशुओं की संख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, अपने कंट्री के, ठीक है। पशुधन, ये बट डाटा याद रखिएगा, करंट में भी आता है और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है। अब ये 5 साल तक चेंज नहीं होगा इसलिए लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। पशुधन संख्या 2012-2019 के प्रमुख राज्य निम्नलिखित है, मतलब ये उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे है, सेकंड पे राजस्थान है, इंडिया में 535.76 मिलियन पशुधन है, ठीक है। 535.76 मिलियन पशुधन है, इंडिया का डाटा है, ठीक। अब डिफरेंट स्टेट में, और कहीं किसी स्टेट में कई जगह ऑलरेडी इन रीजनलिज्म में लोकल कल्चर है। जैसे आप देखेंगे पहाड़ों साइड में तो वुलन के लिए, ऊन के लिए क्या पाली जाती है, भेड़ें पाली जाती है ना, तो वैसे ही उनका उद्योग किससे चलेगा, अगर एलाइड सेक्टर ऐड हो जाएंगे, भेड़ पालन से, कहीं पे ऊँट पालन से, तो कहीं पे भैंसे पालन से, कहीं गाय पालन का ज़्यादा कल्चर रहेगा। तो ये क्या है, ये लोकल और रीजनल बेसिस पे वेरिएशन हो रहा है। तो अगर पशुपालन में देखें, पशुपालन किसको किसको सपोर्ट कर रहा है। अब देखो इकोनॉमी पर्पज से हमें पढ़ना है, जो भी चीज़ यहाँ पढ़नी है इकोनॉमी पर्पज से, कैसे होता क्या होता है उस पर बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसका पैसे और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, या कहाँ पे लॉसेज हो रहा है मनी का, ठीक। हम लोग वही देखते हैं ना इकोनॉमी में। तो आप इस पे जब आते हैं पशुपालन पे, तो पशुपालन में एक तो डेयरी उद्योग हो सकता है, डेयरी उद्योग के अलावा आपके पास और क्या बचता है, वुलन वाला होता है, मीट इंडस्ट्री भी चलती है ना, चलती है ना मीट इंडस्ट्री। मीट क्या कहते हैं, मीट ही कहते हैं, जो पशुपालन का एक्चुअली मीट सप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा हम सप्लाई करते हैं ना, ये होता। अब अगर आते हैं डेयरी उद्योग पे, डेयरी उद्योग में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनकी। एक तो पशुओं के रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसकी हेल्थ आती है, टेक्निकल स्किल हो गया, कुछ और प्रॉब्लम बताओ सब फटाफट। इंफॉर्मेशन फ्लो, हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी, पशुपालन में अगर पशु कोई पालता है तो उसके सामने कई समस्याएं आती हैं, हमें उसके सामने कई समस्याएं आती हैं ना, तो किस टाइप की समस्याएं आती हैं, तो सोचो ना, मतलब थोड़े पॉइंट बनाओ ना फटाफट।
काफ़ी लोग विलेज से बिलोंग करते हो ना। देखो कई चीज़ों की दिक्कतें जो मेनली हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या क्या है। एक तो हेल्थ का है, ज़्यादातर गाय पशु बीमार हो जाते हैं, इनके ना कोई पैथोलॉजिकल सेंटर होते हैं ना डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल होते हैं, उसकी वजह से समस्या आती है। दूसरा जो पशुओं का ब्रीड होती है, कौन सी ब्रीड ज़्यादा दूध देती है कौन सी कम देती है, उसकी समस्या आती है, ये भी आती है। उसके बाद वो उस इन्वायरमेंट में सस्टेन करेंगे कि नहीं, इसकी भी समस्या आती है। और टेक्निकल स्किल्स, मतलब कितना खाने में उन्हें क्या खिलाना है, क्या नहीं, उनकी देखरेख कैसे करनी है, तो वो सब क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। और जब ट्रेडिशनल बेसिस पे रहता है तो उसमें समस्या आती है ना। कई चीज़ें जो रीजनेबल बेसिस पे होनी चाहिए वो नहीं होती। कई बीमारी हो गई, पता चले झाड़ फूंक में बिजी हैं डॉक्टर को दिखाने के बजाय, तो ये सब क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी कम कर देगा ना इसकी, पशुपालन की तो प्रोडक्टिविटी कम कर देगा। तो ये तो हो गया इनपुट साइड। इनके खाने पीने का भी ख्याल जो रखना है, जितना प्रोडक्टिव बढ़ाना है, वो चीज़ें अगर रसनल वे में नहीं पता होंगी, पता चल रहा है या तो खिला दे रहे हो, खूब खिला दे रहे हो तो नहीं खिला रहे हो, इस तरह वाली कंडीशन है ना। तो अगर इस तरह वाली कंडीशन तो समस्या है। अब आते हैं इसके आउटपुट पार्ट पे। आउटपुट पार्ट पे डेयरी उद्योग आता है। डेयरी में एक्चुअली में क्या होना चाहिए, दूध का मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। उत्पादन तो चलो यहाँ से हुआ, अब इसके लिए मार्केट अवेलेबल होना चाहिए ना। अगर डेयरी उद्योग क्या होता है, इसीलिए फार्म ग्रुप बनाए जाते हैं, क्लस्टर फार्म में ये काम कर पाता है। अगर ये क्लस्टर फार्म में नहीं है, एक दो लोग किसी गांव में, एक लोग कहीं बहुत दूर एक गांव में, तो वहाँ पे डेयरी के बड़े उद्योग क्या डेवलप हो सकते नहीं होंगे ना। डेयरी के उद्योग डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, काफ़ी दूध उन्हें कंटिन्यूअस सप्लाई में चाहिए। और जब तक वहाँ क्लस्टर फॉर्म में डेवलपमेंट नहीं होता, दूध का आउटपुट उन्हें, दूध का इनपुट उन्हें मिलता रहेगा कंटिन्यूअस, तब तक उनका तो वो प्लांट वहाँ नोडल एजेंसी लगाएंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर किसान अकेले कोई डेयरी उद्योग करता है तो इसके सामने ये वाली समस्या आती है ना आउटपुट मार्केटिंग की, कि वो अकेले कहाँ ले जाके सप्लाई करेगा, तो उसका दूध खराब होगा, या मार्केट में रिटेल पे बेचता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलता है कई बार, या डोमेस्टिक सप्लाई कर देता है। और डेयरी उद्योग अगर डेवलप हो गया, डेयरी उद्योग से क्या क्या निकल के आता है आउटपुट, घी, मक्खन, दही, दूध, इसके जो और जो सब्सिडरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी आते हैं ना, प्रोसेस्ड दूध भी आता है, जो आपका दूध की पैकेट मिलती है, ये सारी चीज़ें सप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी तो लोगों को मिलेगा। अगर ये क्लस्टर फॉर्म में डेवलप होता है तो यहाँ भी क्या कर रहा है पशुपालन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है ना, इनकम एक्चुअली में सस्टेनेबल वे में कर रहा है। अगर एग्रीकल्चर से कुछ नुकसान हो रहा है आपकी एग्री क्रॉप से, तो पशुपालन क्या कर रहा है, उसको इनकम को इंक्रीज भी कर रहा है और इनकम को सस्टेन भी कर रहा है। सस्टेन मतलब सतत बनी हुई एक नॉर्मल सस्टेनेबल इनकम, इस तरह की चीज कर रहा है ना। तो पशुपालन से ये चीजें एड ऑन है। एलाइड सेक्टर से मेनली क्या फोकस करना होता है, इनकम बढ़ाने पे। इनकम बढ़ाने के साथ साथ सस्टेनेबल इनकम, मतलब सतत इनकम मिलती रहे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। तो वो चीज़ें डेयरी सेक्टर पे अगर अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, अगर एलाइड सेक्टर ज़्यादा अच्छे से काम करने लगे तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है एग्रीकल्चर वाला, वो थोड़ा एलाइड की तरफ शिफ्ट होगा ना। लोगों के पास एक्चुअली में सीजनल रोजगार ना होके कंटिन्यूअस रोजगार भी होगा इसके थ्रू। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर सीजनल रोजगार मिलता है ना सबको, समय है एक्चुअली में, किसी सीजन आया तो कटाई, जुताई, बुआई, ये सब के जो लोकल लेबरर होते हैं उनको सीजनल मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, सस्टेनेबल मिल सकता है, यही वुलन वाली में है। अब डेयरी में भी अलग से अगर उद्योग इसका डेवलप किया जाए तो इसके लिए भी एक्चुअली में अगर गवर्नमेंट कई स्कीमें चलाते, जैसे ऑपरेशन फ्लड चला गुजरात में, ऑपरेशन फ्लड चला ना, उस तरह की स्कीमें एक्चुअली में, जैसे बड़े बड़े उद्योग जब जैसे अमूल डेयरी वहाँ पे डेवलप हुई, या उसके बाद पराग डेयरी है, मदर डेयरी, ये सब चीज़ें जो डेवलप हुई, अगर इनके कलेक्शन पॉइंट रहेंगे कहीं पे, तो वहाँ से जो क्या कहते हैं सप्लाई इनपुट एक्चुअली में दूध का होगा, तो उसके उचित दाम इनको प्रॉपर वे में टाइम पे मिलते रहेंगे किसानों को, तो किसानों की इनकम कंटिन्यूअस रहेगी। ये इसके फायदे होंगे। पशुपालन क्या हो गया, अब ये वुलन इंडस्ट्री का, वुलन की इंडस्ट्री किसी तरह चली जाएगी आगे। अब आते हैं फिशिंग इंडस्ट्री। फिश क्या है, देखिए फिशिंग एक्चुअली में इनलैंड फिशिंग में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है।
पहले स्थान पे इंडिया में फिशिंग में कौन है? फिश का प्रोडक्शन में बताओ, फिश प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन है? बताओ, फिश प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन है इंडिया में? क्या सवाल रहे हो सब लोग? चेक करो, आंध्र प्रदेश होगा। चेक करो, याद हो जाएगा। उसमें डाटा हर साल चेंज एक्चुअली में थोड़ा ही बहुत होता है वेरिएशन। और मुझे लगता है मैंने जो वो हिंदी वाला दिया था आप लोगों को उसमें भी दिया होगा। सेकंड तमिलनाडु होगा, वेस्ट बंगाल, थर्ड उत्तर प्रदेश दिएगा, आंध्र प्रदेश है। अब देखिए कहीं पे भी फिशिंग प्रोडक्शन डेवलप होने के लिए क्या है, ये मरीन एक्चुअली में है। इसमें दो टाइप के हैं ना, एक इनलैंड फिश एक्चुअली में होती है, फिश का प्रोडक्शन होता है, और एक मरीन का होता है, ठीक है ना। इसमें फ्रेश वाटर एक तो फिश हो जाएंगी और एक आपका मरीन वाटर हो जाएंगी। मरीन मतलब समुद्री जीव, समुद्री मछली, ठीक है। फ्रेश वाटर में आपकी रिवर, पॉन्ड और लेक ये सब आएगा, ठीक। तो अगर फिश प्रोडक्शन, अब थोड़ा सोचो क्या क्या कारण हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग सेंटर्स, मतलब उसका क्या कहाँ पैकेट, उसको पैक में बनाया जा सके और फिर सप्लाई किया जा सके कहीं, कोल्ड स्टोरेज जहाँ रखा जाए, यस। और कोल्ड स्टोरेज हो ही गया आपका, कोल्ड स्टोरेज के काम करेगा नहीं यहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज हो गया। टेक्निकल स्किल्स हो गई, मछुआरों के, फिशर्समैन की टेक्निकल स्किल, उनके पास उचित सुविधा का अवेलेबल होना, कहाँ पे नेविगेशन करके जाना है। अब बड़े बड़े समुद्र में अगर जाते हैं वहाँ पे मछली के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उनके पास अगर टेक्निकल स्किल्स है किसी चीज़ की, इन्हें कब टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या आएगा, एक तो उनके पास देखो जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। हमें कोई पूछा मत करिए, लेट आएंगे तो चुपचाप आ जाएगा, ठीक है। ये फिशरमैन जब भी यहाँ जाएगा एक्चुअली में, इसके पास क्या क्या, एक जीपीएस सिग्नल, इसके पास वेदर की इंफॉर्मेशन, वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कि पता चले समुद्र में गए, वहाँ तूफान आ गया या साइक्लोन आने वाला, कुछ आने वाला है, वो चीज़ें मैटर करती हैं ना। उसके बाद उसके पास जो बोट वगैरह होना चाहिए, नेट वगैरह कैसी होनी चाहिए, इस सब की स्किल्स, और उन सब के इंश्योरेंस भी होने चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत होंगी, और इन सब में भी उतना सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक संपदा स्कीम कल मैंने बोली थी, किसने किसने देखी थी संपदा स्कीम के ऑब्जेक्टिव, देखी थी? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी ना, उसमें प्रोसेस फिशिंग वाला भी था। तो संपदा स्कीम में काफ़ी कुछ फैसिलिटेट किया गया है। और यहाँ भी आपका गवर्नमेंट मैकेनाइजेशन करने के लिए, फिशिंग मैकेनाइजेशन करने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, जो एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग में लोन क्रेडिट वाला नहीं है सिस्टम पढ़े थे, यहाँ भी प्रोवाइड करती है, कर रही है धीरे धीरे। और अभी अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज वगैरह की काफ़ी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और रेगुलराइज और इस बिजनेस में काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल हम फिश प्रोडक्शन में किस लेवल पे हैं वर्ल्ड में? देखो पहले पे चाइना होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखो फिश प्रोडक्शन दूसरे पे, ना ठीक है, वो अपडेटेड। वो देखो ये सब डाटा आपको हर साल चेंज होंगे जब एग्ज़ाम पास में आएगा। एक आती है जैसे जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं, घटना चक्र की आर्थिकी आती है, घटना चक्र की आर्थिकी आती है, उसमें सारे डाटा दिए होते हैं।
ठीक, तो इनको ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इन सब प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व कर दिया जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना फिश का। तो फिश के प्रोडक्शन में देखो, एक तो टेक्नोलॉजी हो गई, स्किल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंफ्रा हो गया। मैं हॉलिस्टिक पॉइंट दिखा रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को अभी जितने पॉइंट बताए वो पॉइंट ऐड कर लेना। जैसे टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, स्किल्स में क्या क्या चीज़ें दी जा सकती है, इंश्योरेंस किस लिए सिक्योरिटी है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो गई, उसके बाद मार्केट हो गया, उसके बाद हो गया प्रोसेसिंग सेंटर्स, प्रोसेसिंग सेंटर हो गया। और कोई पॉइंट बच रहा है? देखो फिश प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर रोल अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। एक तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस लिए होगा, अगर इनके प्रोडक्शन इंश्योरेंस, जैसे फसल बीमा योजना वाला आप लोगों ने पढ़ा था ना, इंश्योरेंस होने से क्या होगा, इनके प्रोडक्शन में अगर कोई लॉस होता है या कहीं पे जाते, जैसे अगर फिश गए तो कोई एक्सीडेंट होता, कुछ होता, उन्हें क्या होगा, कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाएगा ना। स्किल होगी तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ नेट और टेक्नोलॉजी अपनी स्किल्स में यूटिलाइज कर सकेंगे। कैसे जीपीएस यूज़ करना है, वेदर की इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, बोट कैसे ड्राइव करनी है, या नेट कैसे यूज़ कर, वगैरह वगैरह। तो आपको ये स्किल्स में ही लिख देना, 3-4 पॉइंट एग्जाम्पल लेके क्या क्या चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपको पता चल गया क्या क्या चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, बताओ क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐड होगी। उससे टेक्नोलॉजी कुछ भी ऐड करो ना, पूरा बताओ ना। इंटरनेट एक्सेस, सही गवर्नेंस सिस्टम है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत कुछ, गवर्नेंस में इनको गवर्नमेंट की स्कीम पता चलेगी, और नेट एक्चुअली में, और बोट कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में है। नेट की एक्चुअली में, नेट कई टाइप की आती है ना आजकल, टेक्नोलॉजिकल अपडेटेड नेट आने लगी है ना, वो सब चीज़ें इनको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और फिश का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ज्योग्राफी में एक पॉइंट पढ़े होंगे, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। कोल्ड एंड वार्म करंट पढ़े हैं ना आप लोग, ओशियन करंट पढ़े हैं कि नहीं। कोल्ड एंड वार्म करंट जहाँ मिलती हैं वहाँ फिश का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में प्लैंकटॉन्स पाए जाते हैं काफ़ी प्रचुर मात्रा में। और प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, एक टाइप का एल्गिया होता है। एल्गे, एल्गे को क्या कहते हैं हिंदी में, शैवाल। शैवाल एक्चुअली में उनकी सतह पे ज़्यादा मात्रा में, तो इनको खाने के लिए भोजन एक्चुअली में। शैवाल क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक। तो इस एरिया में ज़्यादा डेवलप होने की वजह से क्या होता है, फिश का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और दूसरा, फिश प्रोडक्शन एक्चुअली में हमारी कंट्री है ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में आती है ना कुछ पार्ट। ये पता ना ट्रॉपिकल क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या कहेंगे, समशीतोष्ण, टेम्परेट को कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। चलो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल समझो तुम लोग, वो ज्योग्राफी वाली मैप बताएगी, ठीक है। आते हैं ना, लेकिन यहीं पे जो यूरोपियन कंट्री जैसे नॉर्वे है या यूके है, डेनमार्क है, यहाँ सब कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो उनके यहाँ देखा जाता है फिश प्रोडक्शन और फिश प्रोसेसिंग ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में है। उसके कई रीज़न है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके कई रीज़न है। पहला, एक तो उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, और उनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी है, और ठंडे प्रदेश है, वो ठंडे प्रदेश है, तो इसीलिए प्रोसेसिंग भी आसान होती है। ये सब रीज़न है। और दूसरा, वहाँ कई एक्चुअली में कोल्ड और वार्म करंट का भी रीज़न है। अटलांटिक रिवर, वो ओशियन है ना वहाँ पे, तो
वहाँ आप लोग पढ़ते होंगे कहीं लेब्राडोर करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और क्या कहते हैं कैनरी करंट, ये सब पढ़े होंगे ना। ये सब करंट एक्चुअली में जब जहाँ जहाँ मीट कर रही हैं वहाँ एक्चुअली में फिश का प्रोडक्शन काफ़ी होता है ना। एक तो वहाँ यूके के कहीं कॉर्नर पे नॉर्थ ड्रिफ्ट करंट जब जाती है सर्कल से ऐसे देखे होंगे घूम के, यहाँ से लेब्राडोर करंट और ये करंट मिक्स होती है ना, गल्फ स्ट्रीम। नहीं याद है किसी को, वो छोड़ो, नहीं याद है कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल देख लो सिर्फ कोल्ड और वार्म का, क्योंकि हमें पता है तुम लोग दोहराते नहीं हो कुछ। कोल्ड और वार्म जहाँ मिक्स होती है वहाँ पे ज़्यादा फिशिंग प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहाँ पे होता है। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल फिशिंग प्रोडक्शन का। अब इसमें कुछ स्कीम देखो, ये सब आता है ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर। ब्लू रिवोल्यूशन के अंदर और भी ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट आते हैं। मरीन की जितनी भी इकॉनमी होती है वो सब भी आती है। मरीन इकॉनमी में आपके मिनरल्स भी आते हैं, पेट्रोलियम भी आते हैं, ये सब भी आते हैं। ठीक है, सी ग्रासेस भी आते हैं कई टाइप के जेम स्टोन्स भी निकलते हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आजकल जैसे पावर सेक्टर में कह दिया जाए तो टाइडल एनर्जी यूज़ की जा रही है पावर सेक्टर में। तो ये सब यूटिलाइजेशन पूरा मरीन सेक्टर पे होता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलाइड सेक्टर से कृषि के रिलेटेड। अब इसमें एक फिश प्रोडक्शन का नया सिस्टम आया, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर पढ़े होंगे, जो मैंने कहा था सबको सेरीकल्चर, एपीकल्चर ये सब पढ़ने को, उसी में एक टर्म था एक्वाकल्चर भी, जहाँ देखे होंगे वहाँ रहा होगा। तो ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है मछली पालन के लिए। मछली पालन के लिए तालाब वगैरह तो सुने होंगे ना, वैसे ही टाइप का है कुछ, उसकी खेती की जाती है, मतलब मछली की खेती की जानी है। ठीक, या मरीन ऑर्गेनिज्म या वाटर ऑर्गेनिज्म की। और अगर इसमें फिश प्रोडक्शन में फ्रेश वाटर मरीन बता ही दिया आपको, तो आपको जैसे गंगा में काफ़ी होती है या कहाँ कहाँ पे होती है मछली का उद्योग, तो आपको पता हो जाएगा धीरे धीरे जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे चीज़ें। इसमें ऐसा कुछ और समझाने को बचा नहीं है। आपको पॉइंट एक्चुअली में देखने हैं ब्लू रिवोल्यूशन से किससे रिलेटेड है। स्कीम इसके लिए संपदा चलाई जा रही है और ब्लू रिवोल्यूशन पे और भी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो भी कृषक के लिए आप देखे थे इंश्योरेंस स्कीम है, कुछ आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए स्कीम है, स्किल ट्रेनिंग के लिए भी दिया जा रहा है फंडिंग। वो कुछ स्कीमें आप डिनोट कर लेना। ठीक, ये रहा एग्रीकल्चर सेक्टर। लगभग अभी कुछ बचा नहीं है, वैसा तो थोड़े बहुत जो छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो एक बार देखिएगा आप लोग, अगर बचे होंगे समझाने लायक बचे होंगे तो उसको कवर करेंगे, अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं एग्रीकल्चर। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कोल, ये सब पे। उसके बाद फिर मनी मार्केट पे आएंगे। एक काम करो, इसमें डाटा लिखने होंगे। देखो एग्रीकल्चर में 3-4 चीज़ें और आपको अभी करनी पड़ेंगी, वो आपको देखनी पड़ेंगी। जितनी भी फसलें हैं किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो आपको देखनी पड़ेगी। मतलब चावल, गेहूँ, मटर, अरहर, टोटल दाल, कुल अनाज, कुल वेजिटेबल, टमाटर, सबसे ज़्यादा फल किस स्टेट में पैदा होता है, और काजू कहाँ पैदा होता है, गन्ना कहाँ सबसे ज़्यादा बोया जाता है, कहाँ पैदा होता है। मतलब जैसे इतने बड़े एरिया में मान लिया बो दिए, इनकी प्रोडक्शन कम रही है और किसी के कम एरिया में प्रोडक्शन टोटल और कितने एरिया में बोया जाता है वो दोनों, ये सारी चीज़ें 3 स्टेट सबको रखनी पड़ेगी, स्पेशली जो यूपी पीसेस दे रहे हैं। 3 स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कई बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाता, टफ नहीं होता, इसलिए घबराना नहीं है। देखो एक पेज होता, 2 पेज है, इतने बड़े मैसेज तो पढ़ डालते हो ना आप लोग, मैसेज पढ़ते नहीं हो क्या आप? जब इतना सब सरप्राइज होकर चेहरा देख रहे हो, खर्रे लिखते हो सब लोग, तो वो भी 1-2 पेज का रहता है, वो पढ़ लिया जाए। ठीक, तो उसको जब 2-3 बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएगी। देखो पहली बार आप ये मत समझो कि एक बार रीडिंग लगाए आपको चीज़ें याद हो गई, एक बार की रीडिंग में नहीं याद होगा। आपस में पूछो ना एक दूसरे से, जैसे आप लोग एक दूसरे से थोड़ा यहाँ पे ईगो सेटिस्फाइड, बाकी जगहों की जगह ईगो सेटिस्फाइड एक नॉलेज पे करो तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, याद हो जाएंगी ना। वो चीज़ें 2-4 बार पढ़ोगे तो हर साल के वेरिएशन डाटा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होंगे तो वो आप कैप्चर कर लोगे। लेकिन अभी वाले
उसमें घटना चक्र की आर्थिकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है, तो एग्रीकल्चर और जितने भी इकोनॉमी के डाटा होते हैं वहाँ पे अच्छे से दिए होते हैं, इकोनॉमी डाटा वहाँ पे कवर होता है। तो वो चीज़ें आप देख लेना। और रेशम कहाँ पे पैदा होता है ये भी देख लीजिए, रेशम किस किस एरिया में, तंबाकू हो गया। और ये सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, कंट्री लेवल पे भी देखना पड़ेगा, किसका प्रोडक्शन कहाँ पे, कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा है, शुगर का प्रोडक्शन कहाँ है, चावल, गेहूँ, ये सब का। कुछ चीज़ों में, काफ़ी चीज़ों में, नॉर्मल फसलों में तो चीन आगे है, दुग्ध उत्पादन में इंडिया आगे है, केला, फल, ये सब शुगर। चाय में इंडिया नहीं होगा, सेकंड नंबर होगा। ठीक है, वो देख लेना। ये सब देखो इसलिए नहीं दिखा रहे हैं तुम लोगों को, ये सब खुद नोट्स में हर जगह अवेलेबल है, और ये चीज़ें आपको अपडेटेड करनी पड़ेंगी करंट से। ये वहाँ पे आप देख लीजिए। आप लोग कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में, लेकिन आप लोग उसे पढ़ते हो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं स्क्रीनशॉट का, क्योंकि मैंने कहीं भेजा, मैंने देखा कोई पढ़े क्या, क्वेश्चन तक नहीं करते तुम लोग यार। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी आई है, तो उसमें पढ़ना होगा आपको। एक दो पॉइंट नोट्स लिख लीजिए इसमें। एक सीमांत जोत होता है 1 हेक्टेयर से कम, ये लिखाया था मैंने हमारे साथ से, लेकिन लिख लीजिए हिंदी में। हाँ लिखाया था, बताया नहीं, लिखे क्यों नहीं तो? हमने कहा था ना कि जितना बताएं लगे नोट करने लायक, नोट कर लिया था। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बृहद हो जाएगा 10 हेक्टेयर से उससे ऊपर। मध्यम जोत 4 से 10 और 10 से ऊपर बृहद। और अगला लिखो इसी में नोट, 2015-16 कृषि संगणना के अनुसार क्रियाशील जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर हो गया है ऑल ओवर इंडिया में। 1.08 हेक्टेयर हो गया है 2015-16 के कृषि संगणना के अनुसार बता रहे हैं, जबकि 2011-12 में 1.15 था। 2010-11 वाली 1.15 था। तो क्या हुआ, फ्रैगमेंटेड लैंड बढ़ रही ना संख्या। यस हाँ, तो इसमें एक पॉइंट अभी पॉवर्टी और इसमें रह गया था डेमोग्राफी। डेमोग्राफी तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही है डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे ना, डेमोग्राफी ज्योग्राफी में पढ़े हैं ना। क्रेडिट तो अभी तक लिखे नहीं इसे। अरे तो पूछ लिए होते बेटा उसी समय, कितनी बार तो बोला मैंने, हिंदी में तुम्हें पूछ लेना चाहिए था लोन की अवेलेबिलिटी, कर्ज का।
डेमोग्राफी एक्चुअली हम लोग डेमोग्राफी डिविडेंड होते हैं एक आध दो। डेमोग्राफी आप लोगों को पता होगी, पढ़े होंगे। जनसांख्यिकी है ना ज्योग्राफी में ये टॉपिक है, कुछ चीजें कवर हुई। अच्छा स्टार्ट की, बढ़िया है ना आप लोगों के लिए, दोनों जगह बराबर में चलने में सही रहता है। जब बजट पढ़ा रहे थे इसी तरह बजट उसमें पॉलिटी पे चलने लगा था, तो वहाँ भी कृषि कई टाइप में ऐसे, यहाँ पे कृषि पढ़ा रहे तो वहाँ पे कृषि चलने लगा। तो लिंकेजेस में एक हो रहा है ना, कोई बच्चा यहाँ पे परसों जब लास्ट टाइम हम क्लास में जब बताए क्या नाम कौन कौन से सब्जेक्ट साथ में पढ़ने हैं, तो किसी टीचर से जाके कंफर्म कर रहा था, सर ऐसा बताए हैं कि ये सही है क्या? तुम लोग क्या लगता तुम लोग बच्चों जैसे हरकत करोगे तो पता नहीं चलेगा किसी को। तुम लोग कहीं भी जाओगे, चाहे DSW चाहे DM साहब के पास, चाहे जहाँ जाओगे, कोई भी इंफॉर्मेशन है कि वो सर्कुलेट तो होगी, तो उसमें वो जाके कंफर्म कर रहे हैं कि सर ये सही है क्या, ऐसे ही पढ़ना है। अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है, जहाँ क्रेडिबल रहो वहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, इन्फॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई करना अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, ये बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। डाउटफुल एक्चुअली में जब तक एक दो सोर्स से कंफर्म ना कर लो तब तक डाउट नहीं करना चाहिए, अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट नहीं है। लेकिन ये और कंफ्यूज ना हो जाना, अपना भी दिमाग लगाना उसमें रीजनेबल वे में कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सही है कि नहीं, चाहे कोई भी हो, XYZ जिसने भी गए जो भी गए, हम किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं और कोई बुरा मत मानो इस पर, ये अच्छी चीज़ है। मैं इस हैबिट को अच्छा मानता हूँ कि आप कहीं भी सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, लीजिए, लेकिन आप अपना भी दिमाग रीजनेबल वे में लगाइए, उसके पैरामीटर बेसिस पे जज करिए, बायस्ड बेसिस पे नहीं। मतलब आप किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं तो वो जो कह दिया आप उसको सही मान गए, वो गलत है या सही है पता नहीं है आपको। आप अपने पैरामीटर फिक्स करिए साइंटिफिक टेम्परामेंट से, अगर कोई बताता है उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। ये हैबिट आपके काम में आएगी, आपके इन्फॉर्मेशन गैदर करने में और एकदम एग्जैक्ट फैक्ट पे पहुंचने पे, और अच्छे आंसर्स में भी आपके काम आएगी, आपकी पर्सनल लाइफ में जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी अच्छा आएगा। ठीक, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा मत मानना, इसमें भी लग गया हम बुरा नहीं मानते। आगे टर्म आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे है कि कैपिटल मार्केट पढ़ा है, कैपिटल मार्केट खत्म हो गया, अच्छा कुछ क्वेश्चन लिख लो यार, एक UPSC 2019 में पूछा गया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को PTS और TPDS ये सब बताया था ना, DPT वगैरह, ठीक है ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है UPSC 2019 का। व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप लिए गए, सुधारात्मक स्टेप कौन से लिए गए या सुधारात्मक कदम कौन से लिए गए। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब फूड ग्रेन पता है ना, अनाज वितरण के लिए, अनाज वितरण सिस्टम को, अनाज वितरण प्रणाली को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए या लिए गए। ठीक, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। इंग्लिश में देख लो एक बार, एक्चुअली ट्रांसलेशन किए तो हो सकता है नहीं तो मैं मिसिंग। व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट
मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। ये 150 वर्ड में लिखना था, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन है। इस ये चाहे यूपी पीसीएस में चाहे यूपीएससी में आए, इसमें पता तो होगा ही सबको, पॉइंट पता है। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था? पीडीएस था ना। पीडीएस की प्रॉब्लम बताई थी ना हमने, क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या आया, वो सारे स्टेप, वन नेशन वन कार्ड आया, डीबीटी आया, जनधन जैम आया। ये सब क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? चुप क्यों हो? मतलब क्वेश्चन आते ही ब्लाइंड हो जाता है ना दिमाग, और जो हिंट दे दो हाँ ये इस डायरेक्शन में बढ़ना है, अब सही है। क्वेश्चन बहुत आसान है जितना बताते हैं। देखो कई चीजें आपको सेंटेंसेस में आपको खुद करने पड़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। वाटर सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जल विभाजक नहीं, जल विभाजक नहीं, वाटर सेट। जल विभाजक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इसमें था, नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है उस एरिया में एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। सिंपल समझ लो क्वेश्चन क्या है। किसी एरिया में जैसे वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया समझ रहे हैं, पानी की कमी वाला, पानी की कमी वाले एरिया में जहां खेती हो रही है उस खेती पे वाटर सेट, नेशनल वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है, जल विभाजक प्रोजेक्ट जो है, राष्ट्रीय जल विभाजक प्रोजेक्ट का क्या प्रभाव पड़ा। ये भी है क्वेश्चन 2019 का यूपीएससी में 10 नंबर का। और हमने जब एग्रीकल्चर इरिगेशन पढ़ा रहे थे, हमने वाटर सेट मैनेजमेंट पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था ना। अब बताइए आप लोग इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सोचिए। वाटर सेट मैनेजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो बाकी सेक्टर पूरा सेक्टर मिक्स कर दो कि वाटर सेट मैनेजमेंट है। वाटर सेट कुछ बोला था ना कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि किसी नदी का मेन स्ट्रीम की जितनी रिवर आ रही है उन सबको जीवित रखा जाता है, उनके जितने एग्रीकल्चर होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, सस्टेनेबल वाटर मिल रहा है कि नहीं, उनके एक्चुअली में स्ट्रीम को क्लियर किया जाता है, बेसिन को पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये सब हरियाली। याद नहीं आया तो सब थोड़ा ध्यान में करो और फिर से पढ़ना तुम लोग। अगर क्वेश्चन आएगा, देखो यूपीएससी में 2018 में भी क्वेश्चन आया है, टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडियन एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है। टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडियन एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, ये यूपी पीसीएस में आया था 2018 में। का क्या मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर में, तो ये तो इसमें भी बताना पड़ेगा क्या। हाँ यार इतनी बार की चीजें बता रहे हैं, अभी फिशिंग वाले में इतनी सारी चीजें ऐड ऑन किए, बहुत सी चीजें, सारी चीजें बता दी है मैकेनाइजेशन।
कराना है, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में, क्या उसके नीचे, क्या उसके नीचे, ये आपके प्रैक्टिस से आएगा। एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये लिखने वाले हैं। और ये चीज़ें आपके एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत आसान आते हैं। सीड विलेज किसको किसको पता चल गया है? सीड विलेज की डेफिनेशन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कितने लोग बता सकते हैं सीड विलेज क्या होता है? अच्छा, और कौन बता सकते हैं? हाँ, बस ना बोलो मत, हाथ उठाओ, बता सकते हैं ना। वजाहत क्यों? तुमने टेलीग्राम में नहीं खोला है? मैंने वहाँ पे नोट्स में शेयर किया स्क्रीनशॉट, और मैंने यहाँ क्लास में ही बताया था। पूजा बोल। क्वेश्चन भी था इस पे ग्रुप में, टेलीग्राम में। उनको डेली लेट 1 घंटे डिले आती डेली है। सोनू नहीं बता, शिवांशी बताओ। हाँ बताओ, जो आ रहा है बताओ। प्रशिक्षण करना और वो अपने आसपास के लोगों को उसके लिए हेल्प भी कर सके। बीज प्रोवाइड करेंगे, वही सीड प्रोडक्शन एरिया, सीड विलेज कहता है। समझे सब लोग क्या बोली? और नहीं समझे तो पढ़ना। ठीक है, एक क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 में, ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि सब्सिडीज किस तरह से प्रभावित करती हैं क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब फसल के उत्पादन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डाइवर्सिटी पे और इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स पे। सब्सिडी किस तरह इंपैक्ट करती है, पूरा तरह लीकेजेस वही बनाने हैं जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था। क्वेश्चन देखो टफ नहीं आते हैं, अगर आप कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्वेश्चन टफ नहीं आते। 10% लक की बात छोड़ दो, ये मत करो कि पूरी तरह लक पे लेके बैठ जाओ। अगर मेहनत आप किए रहोगे, 90% आपकी मेहनत है, तो ये मैक्सिमम चांसेस मानिए सक्सेस की गारंटी होती है किसी भी एग्जाम में। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, बाकी देखिए कुछ चीज़ें लक बेस भी होती हैं, कुछ परसेंट, नॉट प्योरली लक। बट ये है कि 90% अगर आप मेहनत नहीं करोगे, 10% लग के भरोसे तो सेलेक्ट नहीं हो सकते ना। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके सिलेक्शन थ्रू आउट हो जाएंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में और एक सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें करेंगे। और सिर्फ सपने ये मत देखिए कि सेलेक्ट हो गए, आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसे डांट रहे हैं, उसको ये डांट रहे हैं। इन सब के एक्चुअली में काम जो बनते हैं दिमाग में, ये सब सिर्फ आपको एनर्जी ड्रेन कराते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते। ये कहा जाता है ना, लोग सेलेक्ट तो होते हैं काम सीखने से पहले, क्या काम करना है उससे पहले वो अपना प्रोटोकॉल और ईगो सेटिस्फाई करना सीखते हैं ज़्यादा। या आपस में डिस्कशन हो रहा है, गाड़ी को जब तक क्या कहते हैं दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक हम चढ़ेंगे नहीं, रेड कारपेट पे चलेंगे वगैरह वगैरह। तो देखो रियलिस्टिक चीज़ें ये रहती है कि आपको काम करना, वहाँ पे आपके पास फुर्सत चीज़ों को एंजॉय करने की नहीं होती। ठीक है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ है, जॉब का है, प्रोडक्ट्स मतलब रिस्पेक्ट है, ये हर जॉब पे जॉब को अट्रैक्ट करने के रीज़न होते हैं। बट अभी आपको क्या करना है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप कितना कंसिस्टेंटली उस पर वर्क कर पा रहे हैं, आपको ये देखना उसमें कितनी सारी चीज़ें याद हो गई, क्या चीज़ें क्वेश्चंस के कर पा रहे हैं, क्या क्या करना है। अभी आपको किसके मैनेजमेंट पे फोकस करना है, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, सिलेबस कैसे हैंडल करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, इन सब पे जब फोकस रहोगे, टारगेटेड एग्जाम है, अभी एग्जाम को क्रैक करना है, वो टास्क है आपके लिए। एग्जाम एक टास्क हुआ ना, उस टास्क को क्लियर करना है आपको, तो उस पर फोकस करना है। फोकस अभी बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करने पे चले जाएंगे आप लोग, और बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर ये चीज़ होती है। उसमें क्या है, पढ़ते पढ़ते दिमाग क्या है, वो जो शॉर्ट वीडियो देख लिए हैं सबके ना, उस पर पहुंच रहा है।
होता है, ये चीज़ दिमाग में आता है। जितने लोग भी पढ़ते होंगे, पढ़ते पढ़ते दिमाग उधर जाता है कि नहीं जाता होगा ना। पढ़ते पढ़ते पता चला ख्वाबों में ही खोए पड़े। नहीं, खोना ठीक है, आप देखिए चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव वे में, रियलिस्टिक वे में रहिए। आपका क्या काम है अभी? इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट हमें किस पे वर्क करना है, कौन से टास्क पे कंप्लीट करना है, वो सब चीज़ों पे वर्क करना है। अगर आप लोग ग्लैमराइज वे में बहुत ज़्यादा गए तो ये बात जानिए उस ट्रैप में उलझे रहेंगे। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन भी नहीं करती और आप कर भी नहीं सकते। किसी भी चीज़ पे आप लोगों को लगता होगा यहाँ घूमना वहाँ घूमना बहुत ज़्यादा, एक टाइम बाद चीज़ें देखिए, पहली बार जाना कहीं बार बहुत एक्साइटिंग रहता है। 1 साल 2 साल आपको लगेगा बहुत ज़्यादा, इधर घूमना, ये करना, वो करना, इस तरह जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, लग्जरी गाड़ियों में घूमना, ये सब सबको रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाता है मेंटली, आपको पता ही नहीं चलता आप लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं। आपको टारगेट फिक्स रहता है कि वहाँ जाके ये काम खत्म करना, वहाँ जाके ये काम खत्म करना। ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। लेकिन आप जब अपने वर्क से एकदम टारगेटेड रहते हैं, क्या काम करना है, ये भी एक टास्क है आपका एग्जाम, तो आप अच्छे से निभा पाएंगे, बहुत अच्छे से। तो इन चीज़ों पे जब भी फोकस रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। पीस वाइज एक्चुअली में कभी भी यही कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर ग्लैमराइज के चक्कर में ये देख रहे हैं कि ये कर रहे हैं, हम ऐसे ही उनको दबा के रखें, मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ये पावरफुल जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं। इसमें सबको ये नहीं आता कि कैसे जाके वहाँ वर्कआउट कराना है। मेनली क्या काम है, आपको इतने डिपार्टमेंट हैं, उतने डिपार्टमेंट में आपको, आप देखिए कैसे आपके सिलेबस से चीज़ें लिंक हैं। आप अगर किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट डीएम बन के पहुँचे, या एसडीएम बन के, या इस पहली पोस्टिंग एसडीएम की डीएम बन के पहुँचे डिस्ट्रिक्ट में, या किसी डिपार्टमेंट में हेड के, और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट हेड हो गए, ये हो गए। यहाँ पे आपके पास बहुत से ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, पहले बात डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना। और यहाँ पे सब अपने अपने ह्यूमन रिसोर्स, पहली बात क्या कर रहा है, जॉब, हर कोई जॉब कर रहा है ना, नहीं। और ये भी क्या चाहेगा आपसे, रिस्पेक्ट पहली वो होती है। आप किसी से अगर ढंग से काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपके पास सिक्योर फील करे और आपसे ओपनली किसी भी टॉपिक पे बात कर सके और रिस्पेक्टफुल महसूस करे। अगर आपका सबऑर्डिनेट है तब भी, तो आपके लिए क्या, आधी रात को भी आप बोलेंगे कुछ, वहाँ भी करने के लिए रेडी रहेगा कि हाँ सर का ऑर्डर है, मेरा काम है, मुझे करना है। बट अगर ये आपसे पूरी तरह अलाइन नहीं है, आप हर बात पे अपनी पावर दिखा रहे हैं, हर बात पे चीज़ें क्या कर रहे हैं, सप्रेस पावर, जहाँ पे चीज़ें मतलब एक तरह से होता है कि आपको कहाँ पे आपको पनिशमेंट की बोलना है वो बात अलग है। जहाँ पे जो गलत होगा पनिशमेंट उसको अगर दोगे तो वो रिजनेबल वे में एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अननेसेसरी किसी की इंसल्ट करोगे तो ये क्या जाएगा। यहाँ आप भी तो हो सकते हो, कभी आपके ऊपर भी तो बॉसेस होंगे, आपको पसंद आएगा क्या, आएगा पसंद आपके सबऑर्डिनेट के सामने आपको बोला जाए, नहीं पसंद आएगा ना। कोई भी चीज़ गलत सही हो तो उसका एक प्रॉपर वे होता है करने का, तो ये पूरा अलाइन करना पड़ता है। आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं, सबसे काम निकलवाना है। बहुत सी फाइलें आपके सामने आएंगी, अभी आपके पास क्या है, सिलेबस तो छोटा सा, वहाँ मोटी मोटी फाइलें पढ़नी होती हैं, काम करना होता है, चीज़ें भी हैं, सुख सुविधा भी आपको मिली होती है, घर है, गाड़ी है वगैरह, नौकर चाकर सब मिले होते हैं, ठीक है वो सब रहता है। लेकिन आपके पास एक्चुअली फुर्सत इतनी नहीं बचती, क्योंकि और आप कामों में बिजी होते हैं। आपके पर्सनल काम के लिए चलिए आप रख लेते हैं, चीज़ें मिलती हैं आपको, फैसिलिटीज़, लेकिन उसके अलावा आपके पास काम भी तो है बहुत। अब यहाँ आप प्रोटोकॉल में उलझेंगे तो आपको लगता है कि काम प्रोडक्टिव बहुत निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना। तो जो चीज़ें दिखती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एग्जेगरेशन, नए नए यूथ पहुँच रहे हैं, या नए कई लोग कंटिन्यूस है कि इस इल्यूजन में जाके फंस जाते हैं। इल्यूजन कैसे फंसता आपको भी पता है, जो मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल,
आप लोगों को दुकान का एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे इल्यूजन कैसे फंसता है? अब यहाँ पे डीएम साहब मान लिया कोई भी सीनियर अधिकारी बैठे हैं, अगल बगल कौन से लोग हैं, इनके सबऑर्डिनेशन या इनसे काम पढ़ने वाले लोग, और इनको रोज साहब साहब कहा जा रहा है। आप बन के गए, आपके सामने रोज साहब 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 जी, और आप इस इल्यूजन में इतना ट्रैप में फंस चुके हैं, आपको उसके अलावा कोई वर्ड अगर किसी ने बोला आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा। एक्चुअली में आप किसके शिकार हैं? इस इल्यूजन के जो इसके अगल बगल आपसे क्रिएट किया गया। आप अपनी रियलिस्टिक लाइफ रहे क्या? जैसे वो मार्केट वाला नहीं बताया था कि 4 लोग दुकान पे बैठे रहते हैं, अभी लास्ट टाइम बताए थे ना, वो कैसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा, 4 लोग बोल रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो 5वें दिन झूठ को भी हम अच्छा मानने लग रहे हैं। और ये कहा जाता है, ये जो एथिक्स वाला पेपर पढ़ाया गया होगा उसमें ये बात कही गई होगी, उसमें आप लोगों ने सुना होगा, ये बात डेवलप हो जाती है। इन सब पे कंट्रोल करना और चीज़ों को अगर प्रॉपर वे में वर्कआउट करना है। अब जैसे यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के अंदर आ रहा है हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब तो हम आईएएस बन गए। बहुत सी चीज़ें आधी अधूरी जान के, चीज़ें थोड़ी बहुत जान के कंफ्यूजन वे में आपको लगता होगा ये करेंगे ग्लैमराइज वे में, तो मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेंगी। आप चीज़ें सोचिए, सपना देखना अच्छी बात है, बट सपनों पे रियलिस्टिक होना और अच्छी बात है, और सपनों पे किस तरह वर्कआउट करना है वहाँ पहुँचने के लिए, वो देखना है। आपके अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके जितनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाए हैं, सारे टीचर्स जितने पढ़ा रहे हैं अगर आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोगों को उन चीज़ों का बेनिफिट उठाना। जैसे कहीं सारी बार बार चीज़ें रट लो, तभी बहुत ज़्यादा। अब अगर दिसंबर तक आप लोगों का काफ़ी सब्जेक्ट अगर तैयार है चारों को, तो आप लोगों को काम करने के लिए कम बचा ना 3-4 महीने। आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से काफ़ी कॉन्फिडेंस आते हैं। उसके बाद कोचिंगों के भी पेपर करेंगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो वो अपनी तरफ से भी टफ बनाते हैं, बट उससे नहीं। आप ज़्यादातर कभी भी जब भी यूपीएससी के पेपर देने जाइएगा, चाहे पीसीएस के, कोचिंग के पेपर मत करिएगा लास्ट 2 वीक कभी भी कोचिंग के पेपर मत करिएगा। रिवीजन किसके करने हैं? आपके प्रीवियस पेपर्स में देखना क्या होता है, क्वेश्चंस के टाइप देखने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रीजन से पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, ये देखना होता है। दूसरा क्या देखना होगा, किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब किसी टॉपिक के कैसे क्वेश्चन बना रहा है, व्हाट हाउ, या कैसे टाइप के, कितना अंदर डेप्थ तक घुस रहा है, मतलब कितना अंदर डेप्थ तक जा रहा है वो किसी भी टॉपिक पे। तो आप वो मैक्सिमम टॉपिक अगर किस चीज़ों पे जा रहा है, किस एरिया को ज़्यादा कवर कर रहा है, आपको सिलेबस पूरा कवर करके जाना। कभी ये सोच के मत जाइएगा कि इस टॉपिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा तो अगली बार वो नहीं पूछेगा। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, पता चलता है अगली बार 5, 6, 10 क्वेश्चन उससे आ गए और आपका वो कट ऑफ के मार्जिन को बनाने में उसका ही रोल सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये कभी भी एक भी टॉपिक सिलेबस के सारे कवर होने चाहिए, और सारी किताबें जितनी भी हैं कम से कम 4 to 5 टाइम्स पढ़ी होनी चाहिए। उसके साथ उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं जो भी, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो चाहे कोचिंग के, उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करते हो आपको चीज़ें ज़्यादा डाइवर्सिफाई वे में याद हो जाती हैं। जो लोग कर रहे होंगे उनको आइडिया लग रहा होगा कि चीज़ें याद कैसे हो रही हैं। क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर, इकोनॉमी में भी अब देख रहे होंगे बहुत से बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई बच्चे बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, ये भी सच्चाई है, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसको तो कोई इलाज नहीं है। वो जाने भाई, उनका कैरियर, उनकी चॉइस ऑफ फ्रीडम, उसमें टीचर ना कुछ कर सकता है, ना कोई संस्थान, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सब ग्रेजुएट हैं, सब अपनी चॉइस से तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें जब आप करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्या हो जाएगा, चीज़ों का पूरा आइडिया लग जाएगा ब्रेकअप फॉर्म में। तो जब आपको ब्रेकअप फॉर्म में आइडिया लगेगा, कई 1, 2 साल 3 साल के क्वेश्चन करेंगे
तो आप आगे आने वाले क्वेश्चनों के प्रति थोड़ा अस्योर हो जाएंगे। टफ से टफ क्वेश्चन कर, हाँ, बट वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लीक से हट के रहते हैं ऑलवेज, चाहे यूपीएससी का उठाओ चाहे यूपीपीसीएस की, कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना। वो हर साल रहते हैं, हमेशा रहेंगे। वो हिस्ट्री पे आ जाते हैं, कभी इकॉनमी पे आ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी पे, तो आपका लग जाएगा इकॉनमी आती नहीं, आपको ज्योग्राफी आती नहीं, हिस्ट्री आती नहीं, पॉलिटी आती नहीं, तो वो 1-2 क्वेश्चन हर साल ऐसे रहेंगे। लेकिन क्या उसकी वजह से आप रुक सकते हैं क्या? नहीं रुकिए, क्योंकि कट ऑफ को सेल आउट करना है। अगर आपके आसान क्वेश्चन सारे सही हो गए टॉपिक के रिलेटेड तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, कट ऑफ या कट ऑफ से बहुत ऊपर रहेंगे। लेकिन बट आपके अगर आसान क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप बाहर। आसान क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, 0% टॉलरेंस। ये मत सोचिए कि आपको अगर आर्टिकल 239A याद है तो आपको वहाँ भी याद रहेगा। आपको उस दिन देख के जाना पड़ेगा, अदरवाइज हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या है 239A? ठीक है, देख लेना। दिल्ली के बारे में सुनो, कैपिटल रीजन पढ़ाया गया कि नहीं? नेशनल कैपिटल रीजन पढ़ाया गया होगा ना? कुछ बताया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, क्योंकि करंट में भी चर्चा था ना, नेशनल कैपिटल रीजन का कानून चेंज हुआ था। चलो कोई बात नहीं, भूल रहा था, उससे दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जब भी आपको करनी है किसी वे में करनी है। और दूसरा थोड़ा रियलिस्टिक रहिए अपनी तैयारी के प्रति से, जिस भी चीज़ की जो तैयारी कर रहा है, चाहे कोई यूपीपीसीएस कर रहा है तो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए और ढंग से देखिए, उसको माइन्यूटली एनालाइज करिए और उस पर काम करिए, ठीक है? उससे वो जो क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको सब्सिडी वाला, उसी में और पॉइंट ऐड है, ठीक है? उसमें ये भी पूछा है क्रॉप इंश्योरेंस का एमएसपी तथा फूड प्रोसेसिंग का क्या महत्व है। इसके महत्व लिख लेंगे, मुझे लगता है इसके प्रॉफिट जो हमने बताए हैं आपको सिग्निफिकेंस, वही चीज़ें लिखेंगे। सब्सिडी वाले में ही ऐड है क्रॉप इंश्योरेंस, बीमा, फसल बीमा, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और फूड प्रोसेसिंग का स्मॉल और मार्जिनल फार्मर पे क्या महत्व है, के लिए क्या महत्व है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए क्या महत्व है इन सब का। ये 250 वर्ड में क्वेश्चन था, उसको सब्सिडी वाला मिला के, ठीक है? इसमें मुझे नहीं लगता आप लोग अगर पार्ट में तोड़ के इसको देख रहे हैं तो हर पॉइंट पे आपके पास पॉइंट है समझने के लिए, लाइन में लिखने के लिए। बस कुछ फैक्ट और साथ में कुछ स्कीमें भी इसमें ऐड कर दीजिएगा गवर्नमेंट की, आप आंसर्स अच्छा लिख ले जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये बीच बीच में जो आप लोगों को बोलते हैं ये बातें एक्चुअली मैं हम लोग आपके साथ थोड़ा ज़्यादा क्लियर करेंगे, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें बाद में आप लोगों को मिलेंगी नहीं कहीं पे। ये सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो चीज़ें जो आपको रियलिटी में चीज़ें बताई जाती हैं आपको हो सकता है 1-2 साल बाद जाके रियलाइज़ हो, 3 साल बाद वो चीज़ें तब तक डिले हो जाती जाएंगे टाइम।
और वो चीज़ें आप जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। लाइफ एक्चुअली में दोनों फॉर्म में जी जाती है। अगर आपको हैप्पीफुल लाइफ मेनली जीनी है, सिर्फ मैटेरियलिस्टिक नहीं, मैटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअल दोनों होनी चाहिए ना लाइफ, तभी आप लाइफ को खुश रहेंगे। कहीं भी लोग कहते नहीं किसी के पास पैसे हैं क्या खुश है वो, ऐसा नहीं है। पैसे बेसिक नीड होती ही होती है। वो तो गांव में लोग जस्टिफाई करते हैं खुद की गरीबी को, खुद की काम ना करने को। उन सब बातों को मैं बहुत ज़्यादा मानता नहीं सोसाइटी में चलने वाली कि लोग कहते हैं अमीर है क्या वो खुश है, भाई गरीब हो तो क्या खुश हो क्या। कई लोग अपने आलस को जस्टिफाई करके कहते हैं आप लोकोक्तियों से, काम ना करने के उससे। जैसे क्लास में कई बच्चे होते थे, तुम लोग सुने होंगे स्कूल कॉलेज में, कोई पढ़ाकू बच्चा था, अगर वो कहीं सक्सेस नहीं हुआ या कहीं लगा है अभी तैयारी में कुछ कर रहा, उसको के लोग क्या कहेंगे जो अगर जाओ वो देखो पढ़ने में बहुत तेज तो थे क्या कर लिए। ऐसा आता है ना सबके दिमाग में। वो एक्चुअली में एक बच्चे को देख रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर का, हो सकता हो किसी डायरेक्शन में, लेकिन वो जो है उसकी उस एक्ट से अपने आलस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ठीक हम सोए रहेंगे, हम सो के ही बहुत सही हैं। जबकि भाई जब जिंदगी आपको मिली है एक बार, तो ढंग से जितनी एनर्जी है उसको यूटिलाइज करिए, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे यार। दिन भर आप काम करके शाम को देखिए कितनी अच्छी नींद आती है, आप जिससे मिलेंगे खुश भी रहेंगे। आप दिन भर बेड पे पड़े रहिए ना, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होगी, अननेसेसरी की चीज़ें दिमाग में आएंगी, बहुत तरह के थॉट आएंगे। आप जितना काम में एंगेज रहेंगे, अपने थॉट को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑलवेज टारगेटेड रहिए। आप लोगों का वीक वाइज टारगेट चलता है कि हफ्ते महीने वाइज टारगेट करते हैं? क्या टारगेट रखते हैं? पढ़ाई का कोई टारगेट नहीं, कोई टारगेट नहीं है? एक दिन का, एक दिन में कवर हो जाता टारगेट। वो मुझे लगता है आधा से ज़्यादा टारगेट अगले दिन के लिए पोस्टपोन होता होगा, प्रोक्रास्टिनेशन। देखो टारगेट एक्चुअली में रिजनेबल टारगेट रखो, ये नहीं कि आज बैठे बाद जोश जोश में क्या किए पूरा, आज तो एकदम खत्म होना है, और भले 4 मिनट बाद मुश्किल से 1 2 10 मिनट बाद फोन चल रहा है, रील चल रही है, ये होता है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसमें है, हर एक चीज़ों में आपकी अपनी साइकोलॉजी का और मनी क्या ना माइंड में जितना कंट्रोल आप करेंगे सक्सेस आपके उतनी करीब होगी। ये बात जान लीजिए, कोई भी सक्सेस जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, आप सक्सेस सबसे ज़्यादा अच्छा पाएंगे। क्योंकि ये पूरी रिसर्च भी बताती है, कोई हाई इंटेलिजेंट है अगर इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर नहीं है वो सक्सेस जल्दी नहीं पा सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप अपने इमोशंस को पहचानिए और उसको मैनेज करिए। किसी इमोशंस की बहकावे में मत आइए, उसको अपने बहकावे में रखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकेंगे। जैसे सबकी प्रायोरिटी यहाँ पे होती नहीं, फोन आ रहा है सब जाना बाहर, ये ज़्यादातर बच्चों का होता है, जबकि सच में देखा जाए 1.5 घंटे 2 घंटे बाद सबके फ़ोन अटेंड किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते फ़ोन कॉल्स, सबके फ़ोन्स आते हैं। यार इतना कौन सा तुम्हें बिजनेस करोड़ों का लॉस हो रहा है, तुम्हारा रुक के जाना है यार, ये कौन सी इमरजेंसी आ गई तुम्हें, ऐसे तुम यहाँ से चले जा रहे हो, कोई इमरजेंसी होगी तो कैसे जाएगा भाई, तब तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, कि तब भी तुम वहाँ जाके कुछ करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद तैरना नहीं आ रहा है, तुम्हारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, क्या कर पाओगे तुम। इसलिए आपकी अपनी प्रायोरिटी सेट करना आपका काम है। जब आप जो काम करिए, जब आप लोगों का क्लास में ये हाल है
मुझे लगता है ऑनलाइन अगर वीडियो आप लोग देख रहे होते हैं अगर एजुकेशन वाली, मुश्किल से कब बंद हो जाता होगा तो मुझे नहीं पता चलता होगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद पता चलता फ़ोन चल रहा होगा वहाँ पे, या किसी फ़ोन आ गया दोस्त का लगे पड़े हैं वहाँ पे, यही होता होगा ज़्यादातर होता है ये चीज़ें। प्रोडक्टिव नहीं निकलता वो ऑनलाइन जब घर पे वीडियो बैठ पढ़ रहे हो फ़ोन आ गया। अब लेकिन आपको जब प्रायोरिटी सेट कर रखा तो फ़ोन दूर रखो ना थोड़ी देर के लिए। 4 घंटे अगर पढ़ना तो 4 घंटे फ़ोन से दूर रहो ना। फ़ोन अगर पास में रहेगा टेबल पे, पढ़ाई कभी भी कंसंट्रेटेड प्रोडक्टिव नहीं निकलेगी। फ़ोन स्विच ऑफ करके पकड़ा दो घर में किसी को, मम्मी को पकड़ा दो, वैसे नहीं मिलेगा। कह दो जब तक पढ़ाई करना देना तो वो मिलेगा नहीं वैसे। बताओ मिलना बंद, शाम तक नहीं और रात तक मुझे मिलेगा। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे आते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब भी गवर्नमेंट बनाएगी तो किन बातों पे ध्यान रखेगी? जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं अभी तक, उसमें इंडस्ट्री डेवलपमेंट का रोल होता है कि नहीं? बताओ कोई एक पहला कारण इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या होना चाहिए, किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? भूमि पूंजी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हो, अभी भूमि का नहीं ध्यान रखोगे। एम्प्लॉयमेंट, पहला एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाते समय, ठीक है। इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इसके एक्सपोर्ट पे ध्यान देना ना। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन जो बन रहे हैं, इंपोर्ट पे ध्यान देना है। कौन कौन सी वस्तुएं इंपोर्ट हो रही हैं, क्या पैसे आ रहे हैं। रॉ मटेरियल तो हो ही गया, और साथ में अभी ये गवर्नमेंट बना रही है पॉलिसी। ये जैसे तुम एज अ गवर्नमेंट तुम्हें इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है कि इंडस्ट्री किस टाइप से डेवलप की जानी है, उस पर फोकस करना हॉलिस्टिक वे में। रॉ मटेरियल वगैरह पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम आता है, ठीक। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सारे आ जाएंगे आपके, रोड, रेलवे या गवर्नमेंट। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हर्डल ना हो तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बहुत ईज रखेगी, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो कॉन्सेप्ट था। रेगुलेशन, लेबर लॉ इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। हाँ, सोशल सिक्योरिटी, ये सब कुछ पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान में रख के क्या होता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जाती है। कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करना इंडस्ट्रीज के बीच में, ये भी एक पॉइंट होगा। कॉम्पिटिटिवनेस, इससे कॉम्पिटिटिवनेस से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सुधरती है ना, गुड्स की क्वालिटी सुधरती है। लेबर लॉ लिख रहे हैं, जब बोलते रहते हैं उसी समय लिख लिया करो, क्योंकि पता चले हमें पता है कि हमारी राइटिंग नहीं अच्छी है। कि तुम लोग पता चलेगा अर्थ का अनर्थ पढ़ दोगे तीन दूर से तो फिर समस्या हो जाएगी। लेबर लॉ इधर, लेबर लॉ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों साथ में लिख लो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा और संरचना कहती है उसको। अब इसमें आते हैं पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की। क्या एम्प्लॉयमेंट उसी समय बोलते हैं, तुम लोग लिखते नहीं हो यार बच्चों की तरह। क्या इतने छोटे छोटे टर्म तो बोल के लिख रहे होते, एक्सप्लेन कर रहे होते, तब तक एम्प्लॉयमेंट क्या, रोजगार बढ़ाने के लिए।
पॉलिसी एक आई थी, पहली नहीं, इससे पहले की 1882 में एक आई थी फैक्ट्री लॉ करके। उसके बाद 1891 में भी, 1892 या 1891 में भी एक ऐसे आया था फैक्ट्री लॉ 2 करके। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे आप लोग तो ये चीज़ें थोड़ा आइडिया होगा आप लोगों को। नहीं क्या पाया फैक्ट्री लॉ, लेबर लॉ कुछ आया था ना उस समय। 1882 में एक 1882 या 83 में एक आया था रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था ना। फिर उसके बाद 92 में आया था, उसमें कुछ सुधार करके 82 नहीं 83 या 84 होगा, हो सकता है। रिपन एक्चुअली 83 के टाइम पे था ना, 82। रिपन का ड्यूरेशन क्या था लॉर्ड रिपन का? ठीक है, लिख लो आप लोग। वेरियस इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आया। ये एक्चुअली में इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्री को प्लान्ड वे में डेवलप करना। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट में इंडस्ट्री को क्या प्लान्ड वे में डेवलप करना। प्लान्ट मतलब समझ रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से। ठीक, आज पहली क्लास है, 20 के पहले भी आप लिखिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के बारे में लिख लीजिए। उसी के नीचे देखिए, एक्चुअली में ऐसे एरो बना दीजिए, इसके बारे में बॉक्स बना के यहाँ लिख दीजिए। क्या बताया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, उसमें क्या मेन है ये लिखिए, फिर नीचे एरो बनाइए, ऐसे लिखते जाइए तो वो आसान रहेगा आपके लिए। इसमें रहा कंक्रीट से मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे फोकस किया गया। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी समझ रहे हैं? सोशलिस्ट को क्या कहते थे? समाजवाद। ठीक है, समाजवादी पैटर्न पर फोकस किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था पे मेन फोकस किया गया। फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। इसमें प्रयास किया गया बृहद सेक्टर को 1977 इसमें एक्चुअली में लार्ज स्केल सेक्टर जो है उनको डिफाइन करने का प्रयास किया गया। परिभाषित, डिफाइन लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब हैवी इंडस्ट्री जो होती है। लार्ज स्केल सेक्टर, लार्ज स्केल मतलब बृहद, मतलब जैसे हो गया BHEL हो गया, IOCL रेल, ऑयल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इन सब ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई ना। इनको एक्चुअली में बेसिक कैपिटल, हाई टेक्नोलॉजी और अदर चीजें भी प्रोवाइड की गई उस समय। हाई टेक्नोलॉजी, उच्च कोटि की तकनीकी, कैपिटल मतलब धन प्रोवाइड किया गया और इन सब की व्यवस्था भी इन पे फोकस किया गया। इन सब के बेसिस पे हाई स्किल एक्चुअली रखा गया। अगली पॉलिसी आती है 1980 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 क्या था? इकोनॉमिक फेडरेशन का बढ़ावा दिया गया। इकोनॉमिक फेडरेशन
तारतम्यता मतलब एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन का बढ़ावा होता है। पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन पे फोकस किया गया, मेन फोकस एरिया रहे। फिर अगली पॉलिसी आती है जो सबसे माइलस्टोन पॉलिसी मानी जाती है, वो 91 वाली 1991 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1991 वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मानी जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बाकी भी तो थोड़ा बहुत लिखने को आता है एक डेवलपमेंट के फॉर्म में, कभी कभी ये थोड़ा बहुत पूछ देता है, लेकिन इस वाले में बहुत ज़्यादा पूछता है। और वो एक फैक्ट्री लॉ जो पूछे जाते हैं वो 1882 वाले या 1892 वाले, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हर बार हिस्ट्री में क्वेश्चन मिल जाता है लगभग। उसमें बच्चे और औरतों किसके ऊपर कितने घंटे डिवाइड किए गए, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम या फैक्ट्री एक्ट जो भी कहते हैं, इसमें क्या किया गया, पॉलिसी मेड लाइसेंस परमिट एंड कोटा राज को खत्म किया गया। जब हम एलपीजी पढ़ा रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें बताया था ना लाइसेंस और कोटा राज, लाइसेंस और कोटा राज को खत्म किया गया। पहले क्या होता था, कोटे की प्रोडक्शन का एक्चुअली में फिक्स होता कि इतना ही प्रोडक्शन करना है इस चीज का। लाइसेंस में होता था कि सब हर सेक्टर का लाइसेंस लेना पड़ता था, तभी आप प्रोडक्शन कर सकते थे किसी से। तो ये सब खत्म हुआ। ये एक अटेम्प्ट था क्या, लिबरलाइज द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं हिंदी में, लिबरल उदारीकरण, यस, उदारवादी नीतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया इसमें। और नौकरशाही के रेड टेपिज्म को हटाया गया, उनको एज अ फैसिलिटेटर बनाने का प्रयास किया गया, सुविधा प्रोवाइड करने वाला प्रयास किया जा रहा है। क्या ना रेड टेपिज्म होगा, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, नौकरशाही में रेड टेपिज्म को एक्चुअली उनके रेड टेपिज्म मतलब समझ रहे जो हर्डल्स पैदा होते हैं, ईगो वाले जो हर्डल्स, जो भी बताया था ना मैंने ऊपर कि सब चारों तरफ अगर अगल बगल आपको साहब साहब कहने लगते हैं, आपको साहब वाली उस दुनिया में चले जाते हैं जहां आप समझते हैं कि बाकी दुनिया से हम अलग हैं, कि हम सच में साहब हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम दूसरे ग्रह से आए प्राणी हैं। और इस ग्रह के प्राणियों को हमें क्या करना है, दबाना है और रूल करना है इनके ऊपर, और ये हमारे सामने आवाज नहीं उठा सकते। ये सब होता था रेड टेपिज्म में। ये आप पता चल रहा है नेशनल डिस्कशन कर